नंबर 6 प्रकाश। प्रकाश की यदि बात करूँ, देखो प्रकाश को जानने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं तरंग के बारे में। तो तरंग होती क्या है? तरंग की यदि बात करूँ, दो प्रकार की तरंगें होती हैं। एक तो होती है विद्युत चुम्बकीय तरंग और दूसरी होती है यांत्रिक तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग की यदि बात करूँ, विद्युत चुम्बकीय तरंगों को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में भी गति कर सकती हैं। जबकि यांत्रिक तरंगें इन्हें गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती हैं वह कैसी तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। जबकि जो यांत्रिक तरंगें होती हैं वह अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की होती हैं। अनुप्रस्थ होंगी तो यह कैसी होंगी? अनुप्रस्थ तरंगें होंगी तो ये कैसी होंगी? ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगें जो होंगी उसके उदाहरण की यदि बात करें तो उसमें आता है, देखो गिटार में उत्पन्न तरंग है। ठीक है, गिटार में उत्पन्न तरंग है, पानी में पत्थर फेंकने पर उसमें उत्पन्न तरंग है। ठीक है, एक डोरी में उत्पन्न तरंग है। ये सभी क्या है? अनुप्रस्थ तरंगों के एग्जाम्पल हैं। और अनुदैर्ध्य तरंगों का एग्जाम्पल क्या है? ध्वनि तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उदाहरण की यदि बात करें तो उसमें कौन कौन सी आती हैं? ठीक है, इसमें आती है गामा तरंगे, एक्स तरंगे, गांव एक्स पर। ठीक है, परावैगनी तरंगे, परावैगनी तरंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गामा तरंगे, एक्स तरंगे, परावैगनी तरंगे। ठीक है, परावैगनी तरंगे पर दृश्य देखा। ठीक है, दृश्य तरंगे, दृश्य तरंगे, दृश्य तरंगे चार हो गई। और एक आती है माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे, और लास्ट की होती है दो। दृश्य तरंगे के बाद आती है अवरक्त तरंगे, अवरक्त तरंगे, अवरक्त तरंगे, अवरक्त तरंगे, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे यानी कि दीर्घ तरंगे। ये तरंगे किसकी उदाहरण है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो अब हम सभी तरंगों के बारे में एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले आती है गामा तरंगे। गामा तरंगों की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। ठीक है, गामा तरंगों की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। इसकी मात्रा, गामा तरंगों की वेवलेंथ सबसे कम होती है। इनकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? इनकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। अब इनकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है तो इनकी आवृत्ति सबसे उच्च होती है। आवृत्ति सबसे उच्च होती है तो इनकी ऊर्जा भी सबसे अधिक होती है। ऊर्जा सबसे अधिक होती है तो भेजन क्षमता भी इनकी सबसे ज़्यादा अधिक होती है। यह 30 मीटर लोहे की चादर को भी भेज सकती हैं। ये उदासीन होती हैं। ठीक है, ये कैसी तरंग होती हैं? उदासीन होती हैं। कहाँ कहाँ से उपस्थित मिलती हैं? तो नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न होती हैं और रेडियो सक्रिय पदार्थों से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है? नाभिकीय विग्रहों में इनका प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम रेडियो सक्रियता उत्पन्न करने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। गामा तरंगों की बात आती है एक्स तरंग। एक्स तरंगों की यदि बात करें तो देखिए एक्स तरंगों की खोज किसने की थी? एक्स तरंगों की खोज किसने की थी? तो देखो लहर गांव के एक राजा रॉन्टेजन ने। ठीक है, एक्स तरंगों की खोज विलियम रॉन्टेजन ने की थी। ठीक है, एक्सरे तरंगों की खोज किसने की थी? विलियम रॉन्टेजन ने की थी। ये त्वचा को बेच सकते हैं लेकिन हड्डियों को नहीं बेच सकती। इनका इस्तेमाल किस किस में किया जाता है? तो एक्सरे में, फेफड़ों की बीमारी का पता लगाने में और नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता लगाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद परावैगनी तरंग है। ठीक है, परावैगनी तरंगों की मात्रा, परावैगनी किरणों की खोज किसने की थी? रीटर ने की थी। ठीक है, परावैगनी तरंगों की खोज किसने की थी? रीटर ने की है। ये तीन प्रकार होती है, UVA, UVB और UVC। ठीक है, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है? तो देखो परावैगनी तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है अदृश्य लिखावट में। ठीक है, नकली दस्तावेज बनाने और पहचानने में, फिंगरप्रिंटों की पहचान करने में। ठीक है, जल के शुद्धिकरण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ठीक है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में और जल के शुद्धिकरण और खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, कीटों को मारने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। परावैगनी किरणों, परावैगनी किरणों के बाद कौन सी आती है? दृश्य प्रकाश की किरण। दृश्य प्रकाश किरणों की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। ठीक है, दृश्य प्रकाश किरणों की खोज किसने की? न्यूटन ने की। इसके बाद आता है अवरक्त तरंगे। अवरक्त तरंगों की मात्रा देखो लहर गांव के एक राजा अहमद। ठीक है, हर्ज ने इसकी, सॉरी हर्षेल ने। अवरक्त तरंगों की खोज किसने की है? हर्षेल ने की। और अवरक्त तरंगों का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? तो देखो धुंध में फोटोग्राफी करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। धुंध में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। टीवी का रिमोट जो होता है उसमें अवरक्त किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद लघु तरंगे जिन्हें माइक्रोवेव्स कहा जाता है। ठीक है, माइक्रोवेव्स, इनकी खोज किसने की थी? लहर हर्ज ने इनकी खोज की थी। हर्ज ने इनकी खोज की थी। लघु तरंगों का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? माइक्रोवेव ओवन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उपग्रहों में किया जाता है। ठीक है, उपग्रह संचार में किया जाता है और रडार में किया जाता है। इसको आता है दीर्घ तरंग जिन्हें रेडियो वेव्स कहा जाता है। रेडियो वेव्स खोज किसने की थी? मार्कोनी ने की थी। और रेडियो वेव्स का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, सेल्युलर फोन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे तरंगों के गुण। तो तरंगों के क्या क्या गुण होते हैं? तरंगों के गुण क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो तरंगों गुण को क्या क्या होते हैं? तो तरंगों का सबसे पहला गुण होता है आयाम। आयाम क्या होता है? ठीक है, अपनी माध्य स्थिति से तय किया क्या अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। और आयाम किस पर निर्भर करता है? तीव्रता पर निर्भर करता है। तीव्रता समानुपाती आयाम स्क्वायर के होता है। ठीक है, आयाम स्क्वायर के होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य की बात करें तो एक कंपन में तय की गई दूरी, तरंग द्वारा एक कंपन में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इसे एंगस्ट्रॉम से व्यक्त किया जाता है। और तरंग दैर्ध्य किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तरंग दैर्ध्य व्युत्क्रमानुपाती होता है आवृत्ति के। ठीक है, आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और आवृत्ति के समानुपाती क्या होता है? ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा समानुपाती आवृत्ति। ठीक है,
ऐसे हटाएंगे तो म्यू आ जाएगा, और ऐसे हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, और एच क्या होता है, ई बराबर एच म्यू हो जाता है। ठीक है, एच क्या है यहाँ पर, प्लांक का नियतांक है। ठीक है, क्या है, प्लांक का नियतांक है। ठीक है, प्लांक नियतांक है। आवर्तकाल क्या होता है, कंपन में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। कंपन में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। अब हम देखेंगे प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश की मात्रा, प्रकाश कैसी तरंग होती है, प्रकाश होती है अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, और प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। प्रकाश की मात्रा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, जिसे प्रकाश का ऋजु रेखीय में गमन कराता है। इससे पता कैसे चलता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, छाया का बनना, छाया का स्पष्ट न बनना, और पेन होल कैमला। ठीक है, प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और किसने ज्ञात की थी, रोमर ने ज्ञात की थी। ठीक है, प्रकाश की द्वैध प्रकृति होती है। ठीक है, एक तो होती है कण प्रकृति और दूसरी होती है तरंग प्रकृति। कण प्रकृति पर आधारित इसकी घटनाओं की मात्रा, देखो कर्ण प्रकृति पर कौन कौन सी घटनाएं आधारित होती हैं, तो टंडल प्रभाव होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, रमन प्रभाव होता है, और कॉम्पटन प्रभाव होता है। ठीक है, जबकि तरंग प्रकृति पर आधारित घटनाएं कौन कौन सी होती हैं, तो ये होता है परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकीर्णन होता है, व्यतिकरण विवर्तन होता है, विवर्तन होता है, ध्रुवण होता है। ये सभी तरंग प्रकृति पर आधारित घटना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, तो टिंडल प्रभाव के बारे में। जब किसी प्रकाश किरणों किसी कूलाइट विलन से गुजारा जाता है तो उसका पथ प्रदर्शित हो जाता है, इसे क्या कहता है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल प्रभाव कहता है। अब हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश किरण एक परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उस घटना को क्या कहता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन की घटना की मात्रा, उसमें आयाम और तीव्रता में परिवर्तन आता है। ठीक है, आयाम और तीव्रता, परावर्तन घटना में केवल तरंग की तीव्रता और आयाम में परिवर्तन आता है, तरंग की बाकी सभी गुण अपरिवर्तित रहते हैं। ठीक है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में होंगे। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ठीक है, परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यहाँ पर कुछ प्रश्न आते हैं, यदि आपतित किरण परावर्तक सतह के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, 50 डिग्री होगा। यदि आपतित किरण के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब आता है अपवर्तन। ठीक है, दूसरी घटना आती है अपवर्तन। अपवर्तन की मात्रा, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वेग में परिवर्तन आ जाने के कारण वे अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहता है, अपवर्तन कहा जाता है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही तो वह अवलंब से दूर हट जाती है, और इस स्थिति में कोण आई छोटा होता है कोण आर से। ठीक है, कोण आई छोटा होता है कोण आर से। और जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही तो वह अवलंब की ओर झुक जाती है। इस स्थिति में कोण आई बड़ा होता है कोण आर से। ठीक है, कोण आर से। ठीक है, अपवर्तन की घटना में अपवन की घटना में केवल आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता, बाकी सभी गुण परिवर्तित हो जाते हैं। बाकी सभी गुण क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे अपवर्तन के नियम। ठीक है, अपवर्तन के नियम क्या कहते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में होंगे। आपतन कोण की ज्या का आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात। ठीक है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात माध्यम के अपवर्तनांक के समानुपाती बराबर होता है। इसका फॉर्मूला, इसे क्या कहता है, स्नेल का नियम कहता है। उसका फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन आई बट्टे साइन आर। ठीक है, इसे क्या कहता है, स्नेल का नियम कहता है। और अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग। ठीक है, निर्वात में प्रकाश का वेग बट्टे माध्यम में प्रकाश का वेग। ठीक है, निर्वात में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश का वेग, यह अपवर्तनांक का सूत्र होता है। अपवर्तनांक का ना तो कोई मात्रक होगा, ना ही कोई विमेय सूत्र होता है। ठीक है, अपवर्तनांक प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कारक, इसे याद करने के लिए ट्रिक है सत्ता। ठीक है, स से सघनता। अपवर्तनांक जो होता है सघनता के समानुपाती होती है, यानी कि सघनता बढ़ेगी तो अपवर्तनांक भी बढ़ता है। ठीक है, इसके बाद अपवर्तनांक जो होता है वह ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ताप के व्युत्क्रमानुपाती, माध्यम के ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ताप बढ़ेगा तो अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। और माध्यम का ताप हो गया, और इसके बाद तरंग दैर्घ्य, अपवर्तनांक तरंग दैर्घ्य के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम देखेंगे विभिन्न माध्यमों का अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक तो अपवर्तनांक की बात करें, निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है, निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है, और निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, इसके बाद हम मात्र वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, तो वायु का अपवर्तनांक होता है 1.003। ठीक है, 1.003 होता है। और वायु में प्रकाश का वेग कितना होता है, 296 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, वायु के बाद आता है वायु के बाद आता है पानी। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। ठीक है, 1.33 होता है। और पानी में प्रकाश का वेग कितना होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसके बाद हम बात करें कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, तो कांच का अपवर्तनांक होता है 1.51। ठीक है, और इसकी मात्रा तो स्पीड कितनी होती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और इसके बाद मात्रा हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। ठीक है, 2.42 होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपवर्तन के उदाहरण क्या होते हैं। ठीक है, अपवर्तन के उदाहरण की मात्रा, अपवर्तन के उदाहरण क्या होते हैं,
तारों का टिमटिमाना, ठीक है। तारों का टिमटिमाना एक तो अपवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। सूर्योदय और सूर्यास्त का आभास होना, ठीक है। तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय और सूर्यास्त का आभास होना, ठीक है। ये उसका उदाहरण है, ठीक है। पानी में रखे हुए सिक्के या पानी में तैरती हुई मछली का वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पानी के तल का ऊपर उठाई हुआ दिखाई देना, पानी में डूबी छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, ठीक है। और किसी बत्ती की लौ के आर पार वस्तु को हिलता हुआ दिखाई देना, ठीक है। ये सभी क्या है, अपवर्तन के उदाहरण है। अब हम देखेंगे पूर्णांतरिक परावर्तन। पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है, ठीक है। पूर्णांतरिक परावर्तन की मात्रा जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो अपने ही माध्यम, ठीक है, तो वह अगले माध्यम में जाने के बजाय अपने ही माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इस घटना को क्या कहता है, पूर्णांतरिक परावर्तन कहता है। और पूर्णांतरिक परावर्तन घटना तभी होगी जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे, ठीक है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तभी पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना होती है। अब पूर्णांतरिक परावर्तन की मात्रा देखो, पूर्णांतरिक परावर्तन, ठीक है। पूर्णांतरिक परावर्तन में जान लिया हमने पूर्णांतरिक परावर्तन के उदाहरण, ठीक है। पूर्णांतरिक परावर्तन के उदाहरण क्या होते हैं, ठीक है। हीरे का चमकना, ठीक है। हीरे का चमकना पूर्णांतरिक परावर्तन का उदाहरण। चटके हुए या टूटे हुए कांच का चमकना, ठीक है। पॉलिश के हुए परखनली या गोले का पानी में डालने पर उसका चमकना, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो देखो मृग मरीचा और उन मरीचिका भूतिया जहाज का आभास होना, ठीक है। ये सभी क्या पूर्णांतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल हैं। अब आते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है, ठीक है। क्रांतिक कोण कहलाता है। अब विभिन्न माध्यमों, ठीक है, क्रांतिक कोण जो होता है वह अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्रांतिक कोण जो होता है अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब विभिन्न माध्यमों में क्रांतिक कोण की मात्रा जैसे कि हम बात करें जैसे कि हम बात करें, देखो हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है, 24 डिग्री होता है, ठीक है। हीरे का कांच का क्रांतिक कोण कितना होता है, 42 डिग्री होता है। और वायु का क्रांतिक कोण कितना होता है, 48 डिग्री होता है, 48 डिग्री होता है, 48 डिग्री होता है, 48 डिग्री होता है। और पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर भी काम करता है, ठीक है, काम करता है। अब हम देखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन की मात्रा श्वेत प्रकाश का वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों द्वारा 7 रंगों में बिखर जाना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। अब हम बात करेंगे रेले के प्रकीर्णन नियम की, ठीक है। रेले के प्रकीर्णन नियम क्या कहता है कि प्रकीर्णन की घटना तरंगदैर्ध्य के चतुर्घात के समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होती है। रेले का प्रकीर्णन नियम कहता है प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के चतुर्घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि जिसका जितना ज़्यादा तरंगदैर्ध्य होगा उसका उतना कम प्रकीर्णन होगा। तो बैगनी रंग का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, बैगनी रंग की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है तो इसका प्रकीर्णन, ठीक है, सॉरी, बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन तरंगदैर्ध्य होती है वह सबसे कम होती है तो उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा बिखरता है। अब प्रकीर्णन घटना के उदाहरण की मात्रा देखो, यही कारण है कि लाल रंग जो खतरे के निशान होते हैं वह लाल रंग के बनाए जाते हैं क्योंकि उनका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, ठीक है। आकाश नीला दिखाई देता है, समुद्र का नीला दिखाई देना, समुद्र का नीला दिखाई देना, ये सभी क्या है प्रकीर्णन की घटना, ठीक है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, सूर्य का लाल दिखाई देना, ये सभी क्या है प्रकीर्णन के ही एग्जाम्पल हैं। अब हम देखेंगे दृश्य प्रकाश के बारे में। दृश्य प्रकाश किसका होता है, ठीक है। दृश्य प्रकाश की मात्रा देखो, दृश्य प्रकाश में 7 रंग होते हैं, दृश्य प्रकाश में 7 रंग होते हैं, बैजानी अपीनाला, ठीक है। बैजानी अपीनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है, ये होते हैं, ठीक है, होते हैं, ठीक है। जो बैगनी रंग की वेवलेंथ होती है दृश्य प्रकाश की वेवलेंथ कितनी होती है, 39 एंगस्ट्रॉम से लेकर 78 एंगस्ट्रॉम, जिसमें 39 एंगस्ट्रॉम किसकी होती है, बैगनी रंग की होती है। 78 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ किसकी होती है, लाल रंग की होती है, ठीक है, लाल रंग की होती है, लाल रंग की होती है, ठीक है, लाल रंग की होती है। दृश्य प्रकाश के बारे में जान लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखो अब हम बात करेंगे किसकी, वर्ण विक्षेपण की, ठीक है। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, ठीक है। जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म में से होकर गुजारा जाता है तो अपने 7 रंगों में बिखर जाता है, इसे क्या कहता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहता है, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, ठीक है। इसमें सबसे ऊपर रंग होता है बैगनी रंग और सबसे नीचे होता है लाल रंग, ठीक है। बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, ठीक है, सबसे अधिक होता है। इसके उदाहरण की मात्रा प्रकाश के मार्ग में स्केल रखने पर 7 रंगों का दिखाई देना, ठीक है, 7 रंगों का दिखाई दे जाना, ठीक है। अब हम देखेंगे ध्रुवण। ध्रुवण क्या होता है, ठीक है। ध्रुवण क्या होता है, देखो जो प्रकाश होता है इसमें जो कंपन होता है वह सभी तलों में होता है, ठीक है। और ऐसा प्रकाश क्या होता है, आंखों में चकाचौंध उत्पन्न करता है, लेकिन इस प्रकाश को एक पोलराइड की फिल्म से होकर गुजारा जाता है जिससे इसका कंपन एक ही तल में हो जाता है और यह प्रकाश होता है आंखों में चकाचौंध उत्पन्न नहीं करता है। इसे क्या कहता है, इसे ध्रुवित प्रकाश कहा है, तो इस घटना को क्या कहता है, ध्रुवण कहा जाता है, ध्रुवण कहा जाता है, ठीक है, ठीक है, ध्रुवण कहा जाता है,
ध्रुवण कहा जाता है। ठीक है, ध्रुवण कहा जाता है। ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगों का गुण होता है प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, इसका पता ध्रुवण कितना से ही चलता है। अनुदैर्घ्य तरंगों में ध्रुवण का गुण नहीं पाया जाता। अनुदैर्घ्य तरंगों में ध्रुवण का गुण नहीं पाया जाता, यानी कि ध्वनि तरंगों में ध्रुवण का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, पोलराइड की फिल्म का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है? आधुनिक हेलमेट्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ड्राइवर के आगे लगा कांच में इसका इस्तेमाल किया जाता है। 3D चश्मे में इसका इस्तेमाल किया जाता है। धूप चश्मे में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ध्रुवण की घटना से संबंधित नियमों की बात करें, 2 नियम आते हैं, तो ब्रूस्टर का नियम होता है और एक मेलस का नियम होता है। बस इतना याद रख लो, ब्रूस्टर का नियम और मेलस का नियम। ठीक है, ब्रूस्टर का नियम और मेलस का नियम। ठीक है, अब आता है विवर्तन। ठीक है, विवर्तन क्या होता है? ठीक है, विवर्तन की मात्रा देखो, प्रकाश का अवरोधक के किनारों से टकराकर अंदर की तरफ मुड़ जाना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। विवर्तन की मात्रा देखो, प्रकाश की जो किरणें होती हैं वे कम विवर्तन दर्शाती हैं, लेकिन ध्वनि तरंगें जो होती हैं वे अधिक विवर्तन दर्शाती हैं। विवर्तन के एग्जाम्पल की बात करें तो सीढ़ी का चमकना और छाया का स्पष्ट नहीं बनना। छाया का स्पष्ट नहीं बनना विवर्तन के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आता है प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है? ठीक है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है? जब समान आवृत्ति और समान तीव्रता की, जब समान आवृत्ति और समान तीव्रता की 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरणें एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो उनके कला कोण फाई समान हो जाने पर उनकी तीव्रता की अवधि बढ़ जाती है, और कला कोण फाई असमान हो जाने पर उनकी तीव्रता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इस घटना को ही क्या कहा जाता है? प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है। देखो, उनकी तीव्रता बढ़ रही है तो उसे क्या कहता है? संपोषी व्यतिकरण कहा जाता है, और उसमें चमक बढ़ जाती है। और यदि उनकी तीव्रता कम हो रही है तो उसे विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है, उनकी चमक घटती है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, पानी में केरोसिन डालने पर उसमें 7 रंगों का दिखाई देना। ठीक है, 7 रंगों का दिखाई देना। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना। ठीक है, साबुन के बुलबुले का क्या दिखाई देना? रंगीन दिखाई देना। अब हम बात करेंगे इंद्रधनुष की। ठीक है, इंद्रधनुष की मात्रा तो देखो, इंद्रधनुष बनने के लिए क्या कंडीशन हो चाहिए? दर्शक के पीछे तो क्या हुआ हो? सूरज चमक रहा हो और आगे उसके बारिश हुई हो, तभी इंद्रधनुष दिखाई देता है। और इंद्रधनुष की घटना में कौन कौन सी होती है? देखो, पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, पूर्णांतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण होता है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण होता है। ठीक है, पूर्णांतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण होता है। ठीक है, इंद्रधनुष की मात्रा, इंद्रधनुष में पानी की प्रत्येक बूंद प्रिज्म का कार्य करती है। और इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग सबसे ऊपर देखने को मिलेगा, इसमें लाल रंग ऊपर और बैगनी रंग सबसे नीचे होता है प्राथमिक इंद्रधनुष में। प्राथमिक इंद्रधनुष में अपवर्तन 1 बार, पूर्णांतरिक परावर्तन 2 बार। 1 बार पूर्णांतरिक परावर्तन और 2 बार अपवर्तन होता है। 1 बार होगा पूर्णांतरिक परावर्तन और 2 बार अपवर्तन होता है। जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है? बैगनी रंग सबसे ऊपर होता है, इसमें बैगनी रंग सबसे ऊपर होता है, लाल रंग सबसे नीचे होता है। इसमें 2 बार पूर्णांतर परिवर्तन और 2 ही बार अपवर्तन होता है। ठीक है, अपवर्तन होता है। अब हम बात करेंगे दर्पण। दर्पण क्या होता है? जब किसी पारदर्शी कांच के एक तरफ जिंक सल्फाइड या सिल्वर सल्फाइड का लेप कर दिया जाता है। जिंक सल्फाइड ZnS, ये सिल्वर सल्फाइड है, सिल्वर सल्फाइड Ag2S का लेप कर दिया जाता है, तब दर्पण बनता है। जब सिल्वर सल्फाइड का लेप किया जा रहा है तो उसे क्या कहता है? रजत दर्पण कहा जाता है। अब दर्पण की मात्रा, दर्पण 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण की पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, हम समतल दर्पण की मात्रा और समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है, अनंत होती है। और उसके द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है, सीधा होता है। ठीक है, आभासी क्या होता है? जैसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया सकता, आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु के बराबर होता है। इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो इसका प्रयोग देखो, क्लेडियोस्कोप, पेरिस्कोप। ठीक है, क्लेडियोस्कोप, पेरिस्कोप या चेहरा देखने का दर्पण। ठीक है, क्लेडियोस्कोप, पेरिस्कोप या चेहरा देखने का दर्पण होता है। ठीक है, क्लेडियोस्कोप, पेरिस्कोप या चेहरा देखने का दर्पण होता है समतल दर्पण। ठीक है, इसके बाद आता है गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण को देखो, गोले का एक हिस्सा होता है, इसे बीच में से काट दिया है तो गोलीय दर्पण बनता है, जिससे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी की मात्रा हो तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, माइनस में होती है। और उसके द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा होता है। ठीक है, आभासी, सीधा और ठीक है, सॉरी, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण की मात्रा, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। ठीक है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है? देखो, ये उत्तल दर्पण जो होता है ये प्रकाश किरणों को फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। इसकी फोकस दूरी कैसी होती है? इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। और उसके द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? इसके द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा होता है। ठीक है, आभासी, सीधा और छोटा होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? ठीक है, वाहनों का साइड मिरर और ड्राइवर के आगे लटका कांच उत्तल दर्पण ही होता है। इसके बाद आता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की मात्रा ये प्रकाश की किरणों क्या करता है? सिकोड़ देता है, इसलिए इसे क्या कहता है? अभिसारी दर्पण कहता है। इसकी फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, और इसके द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? इसके द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, सीधा होता है, बड़ा छोटा बराबर होता है। ठीक है, और यह आभासी
ठीक है, वास्तविक उल्टा बड़ा छोटा बराबर प्रतिबिंब बनाता है और साथ ही आभासी भी बनाता है, आभासी बनाता है, सीधा बनाता है और बड़ा प्रतिबिंब यह बनाता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया था? अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया था? वाहनों की हेडलाइट के पीछे लगा दर्पण ये होता है। ठीक है, सर्च लाइट के पीछे लगा दर्पण ये होता है। टॉर्च के पीछे लगा दर्पण ये होता है। सोलर कुकर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और डेंटिस्ट के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला दर्पण भी यही होता है। इसके बाद हजामती दर्पण भी यही होता है। ठीक है, हजामती दर्पण भी यही होता है। ठीक है, हजामती दर्पण भी यही होता है। ठीक है, इतने सारे इसके प्रयोग हैं। अब इसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब देखो, मन में चित्र बना लो। यहाँ पर क्या है? पी क्या है? ध्रुव है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? एफ फोकस दूरी, यहाँ पर की सी क्या है? वक्रता त्रिज्या और अनंत। ठीक है, अनंत। ठीक है, अब वस्तु अनंत पर रखी हुई है। ठीक है, वस्तु अनंत पर रख दें तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? एफ बनता है। और कैसा बनता है? कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा और बहुत छोटा बनता है। ठीक है, वास्तविक उल्टा और बहुत छोटा बनता है। वस्तु को रख दिया जाए अनंत और सी के मध्य, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? सी व एफ के मध्य बनता है। और कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा और थोड़ा छोटा बनता है। ठीक है, थोड़ा छोटा बनता है। अब वस्तु को रख दिया जाए वक्रता केंद्र सी पर, और तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? सी बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा और बराबर बनेगा। अब वस्तु को रख दिया जाए सी व एफ के मध्य, तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत व सी के मध्य, अनंत व सी के मध्य। और कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा। और अब रख दिया जाए वस्तु को एफ पर, तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा और बहुत बड़ा बनता है प्रतिबिंब। और एक कंडीशन आती है, एफ व ध्रुव के बीच रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा? आभासी, सीधा और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, अब कुछ फैक्ट आते हैं, जैसे कि यदि समतल दर्पण पर प्रकाश किरण अवलंब से होकर आती है तो परावर्तक कोण का मान क्या होगा? 0 डिग्री होगा, और किरण अवलंब से होकर वापस लौट जाएगी। ठीक है, दर्पण में जब भी इमेज बनती है तो दायां का बायां और बायां का दायां हो जाता है। इसे क्या कहता है? पार्श्व प्रतिलोमन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, किसी समतल दर्पण में अपनी पूरी हाइट देखने के लिए दर्पण अपनी हाइट का आधा होना चाहिए कम से कम। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, समतल दर्पण में यदि आपतित किरण को थीटा पर घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा पर घूम जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, समतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु एक्स गति से भागी आ रही है तो उसमें प्रतिबिंब भी एक्स गति से भागा आएगा, और सापेक्ष गति कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रतिबिंबों की संख्या। देखो, दो समतल दर्पणों को थीटा कोण पर एक दूसरे पर रख दिया जाए तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? 360/θ। यदि इसका मान सम आता है तो -1 कर देते हैं, और विषम मान आता है तो कोई माइनस नहीं करते हैं। ठीक है, कोई माइनस नहीं करेंगे, कोई माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, कोई माइनस नहीं करेंगे। इसके बाद अगले देखो कुछ फैक्ट आते हैं, जैसे कि कोई वस्तु जिस रंग की हमें दिखाई देती है वह उसी रंग का परिवर्तन हमारी ओर कर रही है, इसलिए वही दिखाई देती है, बाकी सभी रंगों को ये अवशोषित कर लेती है। यदि हमें कोई वस्तु सफ़ेद रंग की दिखाई दे रही है तो वह सभी रंगों को हमारी ओर परावर्तित कर दे रही है। ठीक है, और यदि कोई वस्तु हमें काले रंग की दिखाई दे रही है तो उसने सभी रंगों को अवशोषित कर लिया है। ठीक है, सभी रंगों को अवशोषित कर लिया है। कोई वस्तु जिस रंग की वह उसी रंग में से देखने पर, या सफ़ेद रंग में से देखने पर वह उसी रंग की दिखाई देगी, यानी सभी रंगों में से देखने पर वह काली दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं लेंस। तो लेंस दो प्रकार की होती हैं, एक तो उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। ठीक है, अवतल लेंस की मात्रा, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? देखो, अवतल लेंस यहाँ पर क्या कर रहा है? प्रकाश की किरणों को फैला रहा है, तो ये कौन सा लेंस होगा? फैला रहा है तो ये अपसारी लेंस होगा, और उसकी फोकस दूरी क्या होती है? इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक ही रहेगी। ठीक है, इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होगा आभासी, सीधा और छोटा। ठीक है, आभासी, सीधा और छोटा, और इसका एक ही जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, और वह कहाँ पर किया जाता है? गैलीलियो दूरदर्शी में। ठीक है, गैलीलियो दूरदर्शी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अवतल लेंस का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? गैलीलियो अपवर्तक दूरदर्शी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका आता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की मात्रा यहाँ पर प्रकाश किरणों के से घूरता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। इसकी फोकस दूरी क्या होती है? इसकी फोकस दूरी धनात्मक की होगी, और इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बड़ा छोटा बराबर होगा, और आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब भी यह बनाता है। ठीक है, इसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, ठीक है, मन में इमेज बना लो। और यहाँ पर क्या है? पी है, ध्रुव है। ठीक है, ध्रुव ओ इसे केंद्र कहेंगे, पी से केंद्र कहेंगे। और इसके बाएं तरफ की मात्रा तो F1 होता है, 2F1 होता है। ठीक है, और इसके दाईं तरफ की इसके बाएं तरफ तो हमने देख लिया। इसके दाएं तरफ क्या होता है? इसके दाएं तरफ होता है F2 होता है, और 2F2 होता है। ठीक है, 2F2 होता है। अब यहीं पर प्रतिबिंबों को, वस्तु को रखते जाएंगे और प्रतिबिंब बनता चला जाएगा। आगे बढ़े। ठीक है, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? लेंस की क्षमता P बराबर 1/फोकस दूरी, और फोकस दूरी को लिया जाता है मीटर में। ठीक है, मीटर में। लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? डायोप्टर में मापी जाती है। किस में मापी जाती है लेंस की क्षमता? डायोप्टर में मापी जाती है। देखो, दो लेंस है P1 और P2 क्षमता के, उन्हें चिपका दिया जाए तो उनकी क्षमता कितनी हो जाएगी? P1 + P2 हो जाएगी। और दो लेंस है P1 और P2 क्षमता के, वे एक दूसरे से D दूरी पर रखे हुए हैं, तो उनकी क्षमता का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? P1 + P2 - D P1 P2 हो जाएगा, P1 P2 हो जाएगा। ठीक है, अब
कुछ केस आते हैं, जैसे कि यदि म्यू अपवर्तनांक वाले लेंस को कम अपवर्तनांक वाले लेंस में डुबो दिया जाए तो वो क्या होगा, उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फोकस दूरी बढ़ जाएगी, क्षमता कम होगी और फोकस दूरी बढ़ जाएगी। यदि म्यू अपवर्तनांक वाले लेंस को बराबर अपवर्तनांक वाले लेंस में डुबो दिया जाए तो उसकी क्षमता कम हो जाएगी और फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। ठीक है, फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, उसकी क्षमता बढ़ जाएगी और फोकस दूरी अनंत हो जाएगी और ये समतल कांच की प्लेट की तरह कार्य करने लगेगा। केस नंबर 3, यदि म्यू अपवर्तनांक वाले लेंस को अधिक अपवर्तनांक वाले लेंस में डुबो दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी ठीक है, उसकी क्षमता कम होगी और फोकस दूरी फिर से बढ़ जाएगी। लेकिन जो लेंस होगा वो उत्तल लेंस अवतल की तरह और अवतल उत्तल की तरह काम करेगा। इसके एग्जाम्पल की बात करो तो पानी में वायु का बुलबुला और कांच में पानी का बुलबुला, ठीक है, इसी तरह पर काम करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, और लेंस सूत्र के उत्तर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, 1/u होता है। ठीक है, 1/u होता है। और आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, आवर्धन का फॉर्मूला होता है वस्तु का आकार बट्टे प्रतिबिंब का आकार। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार बट्टे वस्तु का आकार होता है, वस्तु का आकार हमेशा प्लस में लिया जाता है। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार बट्टे वस्तु का आकार होता है। ठीक है, आवर्धन का फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे हैं मानव नेत्र की। ठीक है, मानव नेत्र की मात्रा, देखो मानव नेत्र की मात्रा, तो जो मानव नेत्र का जो सफ़ेद भाग होता है उसे क्या कहता है, श्वेत पटल कहा जाता है, और जो काला भाग होता है उसे क्या कहता है, कॉर्निया कहा जाता है। नेत्रदान में कॉर्निया की दान किया जाता है, इसके बीच में होता है, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, इसे आइरिस कहा जाता है। ठीक है, आइरिस कहा जाता है। आइरिस की निमांत्रण, तो आइरिस क्या करता है, आइरिस की निमांत्रण, तो देखो आइरिस जो होता है इसे आंख का तारा कहा जाता है, कॉर्निया के बीच इसे आंख का तारा कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, आंख का तारा कहा जाता है। यह आंखों का कलर निर्धारित करता है। ठीक है, आंखों का कलर निर्धारित करता है और आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। इसका होता है प्यूपिल। प्यूपिल की मात्रा तो छोटा सा छेद होता है, ये कम प्रकाश में क्या हो जाता है, फैल जाता है, और अधिक प्रकाश में यह सिकुड़ जाता है। ठीक है, ठीक है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, सिकुड़ जाता है प्यूपिल। इसके बाद आता है लेंस। लेंस की मात्रा, लेंस जो होता है मनुष्य की आँख में कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस है तो कैसा चित्र बनाएगा, आभासी और सीधा, कैसा चित्र बनाएगा, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, मनुष्य की आंख में क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, तो कैसा चित्र बनाता है, उत्तल लेंस आभासी और सीधा ही बनाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस कैसा चित्र बनाता है, उत्तल लेंस जो चित्र बनाता है वह बनाता है, उत्तल लेंस कैसा बनाता है, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस, और ये सिलियरी मसल से जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है, सिलियरी मसल से जुड़ा होता है, सिलियरी मसल से जुड़ा होता है। ठीक है, सिलियरी मसल से जुड़ा होता है। ठीक है, अब आता है रेटिना। रेटिना क्या होती है, ठीक है, रेटिना की मात्रा देखो, जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, अब रेटिना पर दो स्पॉट पाए जाते हैं, एक तो ब्लाइंड स्पॉट और दूसरा येलो स्पॉट। येलो स्पॉट पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, जबकि ब्लाइंड स्पॉट पर धुंधला प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। कॉर्निया और लेंस, ठीक है, कॉर्निया और लेंस के मध्य, ठीक है, कॉर्निया और लेंस के मध्य कौन सा द्रव भरा होता है, नेत्रोद्रव द्रव भरा होता है। ठीक है, नेत्रोद्रव भरा होता है। और लेंस और रेटिना के मध्य काचाव द्रव भरा होता है। कौन सा द्रव भरा होता है, काचाव द्रव। ठीक है, अब आंख में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, रेटिना पर दो प्रकार की। ठीक है, रेटिना जो होता है इस पर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक तो है क्षण कोशिका और दूसरी है शंकु कोशिका। एक तो है क्षण कोशिका या इसे दंड कोशिका कहा जाता है, और दूसरी है शंकु कोशिका। ठीक है, क्षण या दंड कोशिका की बात करते हैं, उल्लू की आंख में, ये कम प्रकाश में दृष्टि प्रदान करता है, तो ये उल्लू की आंख में पाया जाता है, उल्लू की आंख में पाया जाता है, इसलिए उल्लू रात में भी देख सकता है। और इसके बाद आता है शंकु कोशिका, ये अधिक प्रकाश में दृष्टि प्रदान करता है, तो ये मुर्गे में पाया जाता है, मुर्गे में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, मनुष्य की आंख कितनी होती है, 576 मेगापिक्सल्स की होती है, और एक स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, और अधिकतम दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। अब हम आ गए हैं दृष्टि दोषों पर। ठीक है, दृष्टि दोषों की बात करें, देखो सबसे पहले आता है दूरदृष्टि दोष, जिसे क्या कहता है, मायोपिया कहा जाता है। ठीक है, मायोपिया कहा जाता है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष को क्या कहता है, मायोपिया कहता है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु, देखो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष की। किसकी, निकट दृष्टि दोष की। निकट दृष्टि दोष को ही कहा जाता है मायोपिया। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। ठीक है, अब निकट दृष्टि दोष क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जा रहा है इसमें। ठीक है, इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है, तो अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, और ये चश्मे के ऊपर लगाया जाता है अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस। इसके बाद आता है ठीक है, इसके बाद दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को क्या कहता है, हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। इसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी, लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि रेटिना के पीछे बनता है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना से दूर या रेटिना के पीछे बनता है। इसमें उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, चश्मे के नीचे उत्तल लेंस लगाया जाता है। इसके बाद आता है जरा दृष्टि दोष, जिसे हाइपर प्रेस वायोपिया कहा जाता है। जरा दृष्टि दोष क्या कहता है, हाइपर प्रेस वायोपिया कहा जाता है। इसमें ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, ना ही
निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक है, प्रतिबिंब में कहीं पर बनता ही नहीं है। और इसमें लेंस कौन सा इस्तेमाल किया था? ठीक है, बाई फोकस लेंस, द्विफोकसी लेंस का इस्तेमाल किया था। चश्मे के ऊपर अवतल और नीचे उत्तल लेंस लगाया जाता है। ठीक है, द्विफोकस लेंस का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, द्विफोकस लेंस। ठीक है, बाई फोकस या द्विफोकस लेंस। इसके बाद आता है अबिंदुकता, जिसे दृष्टि वैषम्य कहा जाता है। ठीक है, अबिंदुकता दृष्टि वैषम्य में क्या होता है कि देखो, आड़ी और खड़ी लाइनों की, समांतर और लंबवत लाइनों की पहचान नहीं की सकती। ऐसा क्या हो जाता है? ऐसा कॉर्निया की गोलाई अनियमित होने का कारण हो जाता है। कॉर्निया की गोलाई अनियमित होने के कारण हो जाता है। और बेलनाकार लेंस इसके उपचार में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है मोतियाबिंद। ठीक है, मोतियाबिंद में क्या होता है? कॉर्निया पर अपारदर्शी पदार्थ की परत छा जाती है। ठीक है, इसके लिए इंट्राओक्यूलर लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इंट्राओक्यूलर लेंस का इस्तेमाल होता है। अब हम बात करेंगे प्रकाशिक यंत्र की। ठीक है, प्रकाशिक यंत्र की यदि मात्रा देखो, प्रकाशिक यंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सूक्ष्मदर्शी और दूसरा होता है दूरदर्शी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी की यदि मात्रा, तो सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा होता है, एक तो होता है सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, और दूसरा होता है सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक ही लेंस होता है और वह होता है उत्तल लेंस, कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। ठीक है, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस होते हैं और दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं। एक तो देखो, आँख की तरफ लगा लेंस जो होता है वह अभिनेत्रक लेंस होता है। इसका द्वारक बड़ा होता है और उसकी फोकस दूरी भी अधिक होती है। जबकि दूसरा होता है वस्तु की तरफ जो लगा हुआ होता है उसे अभिदर्शक लेंस कहा जाता है। अभिदर्शक लेंस कहा जाता है, इसकी फोकस दूरी और द्वारक छोटा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूरदर्शी। दूरदर्शी तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पार्थिव दूरदर्शी, दूसरा होता है पार्थिव दूरदर्शी हो गया। ठीक है, पार्थिव दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी और गैलीलियो दूरदर्शी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें खगोलीय दूरदर्शी। इसमें दो लेंस होते हैं, एक तो अभिनेत्रक और एक अभिदर्शक। ठीक है, अभिनेत्रक लेंस की मात्रा, तो अभिनेत्रक लेंस का द्वारक छोटा होता है और द्वारक छोटा होता है और फोकस दूरी भी कम होती है। ठीक है, जबकि अभिदर्शक लेंस की मात्रा, उसका द्वारक बड़ा होता है और फोकस दूरी भी अधिक होती है। ठीक है, इसके बाद पार्थिव दूरदर्शी की बात करें तो पार्थिव दूरदर्शी में तीन लेंस होते हैं और तीनों ही उत्तल लेंस होते हैं। तीनों ही उत्तल लेंस होते हैं पार्थिव दूरदर्शी में। और गैलीलियो दूरदर्शी में दो लेंस होते हैं, एक तो होता है अवतल लेंस और एक होता है उत्तल लेंस। ठीक है, अभिनेत्रक जो लेंस होता है, ठीक है, नेत्र की तरफ लगा लेंस होता है वह अवतल लेंस होता है। ठीक है, अवतल लेंस होता है। और अभिदर्शक लेंस जो होता है वह उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, अब सूक्ष्मदर्शी की मात्रा, सूक्ष्मदर्शी खोज किसने की थी? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था जॉनसन ने। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नॉल एवं ब्रुस्का ने किया था। ठीक है, किसने किया था? नॉल एवं ब्रुस्का ने किया था। ठीक है, नॉल एवं ब्रुस्का ने किया था, नॉल एवं रुस्का ने किया था। नेत्र पर वस्तु का प्रतिबिंब 1/16 सेकंड तक रहता है। प्रभाव 1/16 सेकंड तक रहता है और कानों पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है।